नमस्कार मित्रों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जय प्रक्रम जो अध्याय है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम यहां पे अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जरूर देखिए और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसको हम समझाएंगे। आप भी ध्यान से बने रहिए और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। सुनिएगा, प्रश्न पूछा गया है। इसके पहले मित्रों हमने एक वीडियो आपको बनाया है विद्या क्वेश्चन बैंक से, और उसके आगे ये दूसरी वीडियो है। प्रश्न पूछा गया है कि मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। क्या है? मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है वह 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 3 जोड़ी, 3 पेयर्स होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। अब हम बात करते हैं, हमारे मुख के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है लार ग्रंथि। क्या नाम है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार। क्या निकलता है? लार। लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है मित्रों? टाइलिन। बोलते रहिएगा, क्या नाम है? टाइलिन। टाइलिन जो होता है यह किसका पाचन करती है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। टाइलिन किसका पाचन करती है? कार्बोहाइड्रेट का। जो टाइलिन है इसका पीएच होता है 6.8। कितना होता है? 6.8। इसका पीएच मान होता है 6.8, इसलिए यह हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है। तो हमने जो है कि एक प्रश्न से हमने कई चीजों जाना कि हमारे मुख में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है लार ग्रंथि। इसकी संख्या होती है 3 जोड़ी। लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? लार। कौन सी एंजाइम होती है? टाइलिन। किसका पाचन करती है? कार्बोहाइड्रेट का। इसका पीएच होता है 6.8 और यह कैसी होती है? हल्का अम्लीय होती है। अब देखिए, हमने बताया 3 जोड़ी हैं। इनका नाम भी हम जान ले। यहाँ पे एक का नाम होता है सबलिंगुअल। क्या नाम है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ठीक है। पहले का क्या नाम है? सबलिंगुअल। दूसरे का नाम है पैराटिड। क्या नाम है भाई? पैराटिड। और तीसरे का नाम है सब मैग्जिलरी। क्या नाम है? सब मैग्जिलरी। सब मैग्जिलरी। तो हमने यहां से एक प्रश्न से कईयों प्रश्नों के उत्तर को जाना, और यदि हम इतना देखेंगे तो हम पढ़ेंगे समझेंगे तो काफी हद तक प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा। हमारे मुख में दांत भी पाए जाते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 32। प्रश्न पूछा जाता है मनुष्य में दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं भाई? हम लोगों में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। कहते हैं ना 32 दिखा रहे हो, अभी जो 32 दिखा रहे हो बंद कर देंगे, ऐसा कह देते हैं लोग। अब सुनिए, इसका सूत्र भी होता है। इसका सूत्र क्या होता है भाई? क्या होता है भाई बताइए? 42 46। देखिए, 4 2 6, 6 4 10 और 10 6 16। या ऐसे भी कह सकते हैं 21 23 बटा 21 23। 2 2 4, और यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 2 4 3 3 6। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं। हम लोगों का जो दांत का सूत्र होता है 21 23 21 23 21 23। अब इसमें क्या कर देते हैं भाई? 2 का गुणा कर देते हैं, और 2 का गुणा कर देंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, प्रश्न पूछा गया है कि हम लोगों के अंदर दूध वाले दांत की संख्या कितनी होती है। क्या पूछा गया है? दूध वाले दांत की संख्या। तो दूध वाले दांत की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20।
दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20। अब देखिए यहीं पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोगों के अंदर, मनुष्य के अंदर कितने दांत दोबारा जमते हैं? तो भाई कितने बार दांत दोबारा जमेंगे? भाई दूध वाले ही दांत टूटते हैं, याद है ना कि दांत टूटता था और उसको क्या करते थे, उसको जमीन के अंदर गाड़ देते थे दूब के साथ कि दोबारा दांत जम जाए। तो जो दूध वाले दांत होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी संख्या 20 है और यह जो है कि दोबारा उग आते हैं। तो कभी ये पूछा जाता है कि मनुष्य में ऐसे दांतों की संख्या कितनी है जो दोबारा उगते हैं, दोबारा जमते हैं, तो उनकी संख्या भी कितनी होगी, कितनी होगी? 20। अब देखिए कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है दूध वाले दांत का सूत्र क्या है, इसका सूत्र पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सूत्र होगा 2102 बटा 2102, ठीक है। कितना होगा? 2102 बटा 2102। एक चीज और हम बताए नहीं आपको, हमारे अंदर जो है कि 4 प्रकार दांत जो होता है, 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से ICPM, इंसीजर, आगे वाला दांत इंसीजर, उसके बीच जो नुकीला दांत है कैनाइन, प्रीमोलर और एक है मोलर। 4 प्रकार के दो दांत होते हैं, कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसी से हम याद कर लेंगे। तो इंसीजर की संख्या कितनी होगी? 2। फिर उसके बाद पूछा गया कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 0। दूध वाले दांत में प्रीमोलर की संख्या 0 होती है और मोलर की संख्या होती है 2। अब प्रश्न देखिए फिर पूछा जाता है कि मनुष्य में ऐसे कितने दांत है जो केवल एक ही बार आते हैं? कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पे देखिए 20 दांत तो 2 बार आ रहे हैं, तो कितने, अब कितने हमारे पास दांत है? 32। और 32 में से 20 दांत 2 बार जमते हैं, तो कितने दांत एक बार जमेंगे? 32 में से 20 घटा देंगे तो 12 दांत जो है हम लोगों के अंदर 2 बार जमते हैं। तो देखिए 2 बार उगते हैं तो इसे हम कहते हैं डाइफियोडांट। इसके लिए एक नाम है डाइफियोडांट, और ये चूंकि एक बार होते हैं तो इसके लिए ये नाम है मोनोफियोडांट, ठीक है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के अंदर ग्रास नली की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। कितना होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। फिर इसी क्रम में पूछा गया है कि कृम रूप परिशेषिका किसका भाग है? तो कृमि रूप परिशेषिका हमारे कोलन अर्थात बड़ी आंत का भाग है। इसको हम मिटा दे रहे हैं मित्रों। कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है? कृमि रूप परिशेषिका हमारे कोलन का भाग है। किसका भाग है भाई? कोलन का भाग है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न यहीं से भी पूछा था कि मनुष्य में च वर्णक दंतों की संख्या अर्थात मोलर दांत की संख्या कितनी है? हमने बताया कि 4 प्रकार के दांत होते हैं ICPM, जिसे हमने कहा इंसीजर, कैनाइन, क्या है? कैनाइन। इसको हम कहेंगे प्रीमोलर और इसका नाम है मोलर। 4 प्रकार के दांत हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अभी हमने आपको सूत्र दिया था 4246। तो ये जो मोलर दांत है पूछा गया है च वर्णक दांतों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती की समान एक कार्टिलेजी रचना होती है। तो देखिए हमारे ग्रास नली मुख के अंदर जो घंटी होती है ना, तो वही ग्रास नली और श्वास नली के बीच में ये पाई जाती है। और यह जो कि कार्टिलेजी संरचना जो घंटी है, यह इसलिए पाई जाती है कि अगर हम भोजन करते समय
भोजन के कण हमारी श्वास नली के अंदर न जा पाए, इसीलिए वो पाई जाती है। तो फिर पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसको हम एपिग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस कहते हैं। ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है एपिग्लाटिस। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, यकृत यानी कि लीवर सिक्रीट करता है, लीवर से स्रावित होता है। तो जो हमारा लीवर है ना, लीवर, अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर जो होता है, लीवर से निकलता है बाइल, जिसका नाम है पित्तरस। क्या नाम है? पित्तरस। हमारे लीवर से क्या निकलता है? पित्तरस। इसे हम कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस कहते हैं। यह कैसा होता है? इसका नेचर होता है क्षारीय। कैसा होता है? यह क्षारीय। और यह लीवर, इसका निर्माण, पित्तरस का निर्माण हमारे लीवर में होता है। इसका स्वभाव होता है क्षारीय और यह बन करके हमारे पित्ताशय में आकर के इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा हो जाता है? पित्ताशय में। अब सुनिए, जब भोजन अमाशय में आ जाता है, अमाशय में भोजन का पाचन होता है। अब अमाशय से भोजन, जो अमाशय में जो भोजन होता है उसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अमाशय में भोजन की पिसाई होती है और वह भूरे रंग की लुगदी में, किसमें? भूरे रंग की लुगदी में बदल जाता है और उसी भूरे रंग की लुगदी को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब जब वहीं से अमाशय से जब भोजन हमारी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो चूंकि अमाशय में जो काइम होता है वह अम्लीय होता है और वह यदि अम्लीय रूप में ही जाएगा तो हमारी आंत को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमारी छोटी आंत में भोजन के पहुंचने से पहले ही पित्ताशय से जो पित्त होता है वह निकल करके उस अम्लीय माध्यम वाले उस काइम में मिल जाता है और काइम में जब मिल जाता है तो हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। अर्थात जो पित्त है वह काइम के अम्लीय स्वभाव को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, आहार नाल में पेशी संकुचन होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं और घोट जाते हैं, फिर उसके बाद जो है कि वह धीरे धीरे हमारी आहार नाल में एक गति होती है, उस गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्रमाकुंचन, जिसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। और इसी मूवमेंट के कारण क्या होता है? भोजन धीरे धीरे हमारे हमारे आहार नाल में जाता रहता है। ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया है कि आहार नाल में पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? तो क्रमाकुंचन या पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न फिर पूछा गया, अगला प्रश्न है, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस, तो जठर रस कहां से स्रावित होता है? हम जानते हैं कि हमारे अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन्हीं जठर ग्रंथियों से ही जठर रस का श्रावण होता है। तो जठर रस कहाँ से निकलती हैं? हमारी अमाशय से। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।